हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल एक्सक्लूजन या मार्जिनलाइज कौन कौन से ग्रुप जो है हमारे सोसाइटी में एक्सक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों पहले हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है, सोशल इनइक्वालिटी क्या है और उसकी वजह से अलग अलग सोशल ग्रुप है जो हमारे सोसाइटी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम दे वी आर फेसिंग। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रुप जो है जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो वाइडर कम्युनिटी के साथ वो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड हमारा प्रोविजन में हम लोग रिजर्वेशन एंड लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल एक्सक्लूजन या मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली होता क्या है। आप थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सोशल एक्सक्लूजन होता है जब एक वाइडर सोसाइटी से एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन सोशल एक्टिविटीज, उनको कट ऑफ कर दिया जाता है, उनको फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देते हैं, उनको सर्टन राइट्स नहीं मिल पाते हैं, ग्रुप से एक्सक्लूड हो जाते हैं जो हमारे वाइडर कम्युनिटी हैं यानी कि मेन स्ट्रीम कम्युनिटी। तो उनको हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, आप उनको दे डिप्राइव, ठीक है, उनको एक डिप्राइव सोसाइटी में आते हैं, उनको वो फ्रीडम, वो राइट्स, वो नेचुरलिस्टिक कंफर्ट इंजॉय नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इन ग्रुप में कौन कौन आते हैं जो सोशल एक्सक्लूजन में आते हैं या मार्जिनलाइजेशंस में आते हैं। ठीक है, नंबर 1 SC, ST, OBC। नंबर 1 आ जाएगी ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब। अब ये जो ग्रुप्स है इनका एक कॉमन उनकी एक फीचर है जिसकी वजह से वो अपने बाकी जो हमारे मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से वो लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 लैंग्वेज प्रॉब्लम, स्पीकिंग अ लैंग्वेज डिफरेंट। ठीक है, सेकंड अनयूजुअल कस्टम एंड ट्रेडिशन, एंड थर्ड वन इज रिलीजियस बिलीफ, इलिटरेसी, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये जो है हर किसी का प्रॉब्लम है, ST का भी है, SC का भी है, OBC का भी है। ठीक है, अब नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं ST के बारे में यानी कि शेड्यूल ट्राइब, आदिवासीज। Adivasis, the term Adivasis is known by the different name Adivasi, Vanwati, Janwati, forest dweller, Grijans, ancient people, अलग अलग नामों से इनको बोलते हैं। ठीक है, अब आदिवासी पीपल, आदिवासी का ये है कि दे आर लिविंग इन द फर फ्लंग एरियाज, फर फ्लंग एरियाज में, जैसे कि डेंसर फॉरेस्ट में रहते हैं, बैंक ऑफ रिवर्स में रहते हैं। दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन, बाकी जो हमारे मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, उनका एक कल्चरल एसिमिलेशन अभी भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से देयर इज द वाइडर गैप बिटवीन द मेन स्ट्रीम कम्युनिटी एंड देयर कल्चर। उनकी अपनी एक एथनिसिटी कल्चर अलग है, जिसकी वजह से क्या है वो लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, इनका क्या है कि स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि आदिवासी का दे हैविंग देयर ओन लैंग्वेजेस और कॉमन लैंग्वेजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो लैंग्वेज की वजह से डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम के साथ इंक्लूजन नहीं हो पाते हैं। सेकंड अनयूजुअल कस्टम एंड ट्रेडिशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन अलग होते हैं, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस अलग होते हैं, एक उनका अलग से एक कल्चर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपने ही प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं और बाकी जो वाइडर कम्युनिटी के साथ वो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। थर्ड वन इज रिलीजियस बिलीफ। अब रिलीजियस बिलीफ में आते हैं कि आदिवासी पीपल जो है मोस्टली जो है नेचुरलिस्टिक पे बिलीव करते हैं, एक सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते हैं। दे बिलीव ऑन द सुपरस्टिशियस आइडियोलॉजी, चाहे प्रैक्टिसेस जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट पे ही प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि टोटेज्म प्रैक्टिस करना, एनिमिज्म प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जैसे प्लांट्स, रिवर, उनकी पूजा करना, मून। ठीक है, तो उनकी आइडियोलॉजी भी अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब एक्सक्लूड होते हैं, यानी कि उनकी कल्चर की वजह से, उनकी एथनिसिटी की वजह से, उनकी एक फीचर अलग होने की वजह से वो लोग मेन स्ट्रीम के साथ इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इलिटरेसी।
अब 99% वहाँ पे इलिटरेसी का प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि गैप बिटवीन द मेन स्ट्रीम कम्युनिटी एंड द ट्राइबल ये और भी ब्रॉडर बढ़ता जा रहा है। देन पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं या डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे ही डिपेंड होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी कई बार बहुत ही पुअर होते हैं, दे आर लिविंग इन द पुअर कंडीशन। ओके, आदिवासी। अब आदिवासी को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वनवासी जनवासी अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे अपने इंडिया में अबाउट 8% ऑफ पॉपुलेशन जो है आदिवासी रहते हैं। आदिवासी में जैसे कि हमारे अपने इंडिया में अबाउट 85% जो हमारे आदिवासी है या ट्राइबल है, ये जो दे आर लिविंग इन द सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में हमारे यानी आदिवासी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वहाँ पे रहते हैं। और about 13% ऑफ 100 में से 85% जो है हमारे पॉपुलेशन का आदिवासी पॉपुलेशन कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में। वेस्ट जो है 11% जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर्स वहां पे रहते हैं। रेस्ट जो है 3% यानी कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो गोंड्स जो है, जो कि सेंट्रल इंडिया का गोंड्स जो है, ये लार्जर कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी में माना जाता है। ओके, तो आदिवासी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आदिवासी कौन से सोशल ग्रुप होते हैं। अब ये आदिवासी को गवर्नमेंट ने, ठीक है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, दे आर नोन बाय शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये आदिवासी सोसाइटी जो है, मेन प्रॉब्लम इनका आदिवासी का प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि आदिवासी जो है मेन कम्युनिटी के साथ यानी कि मेन स्ट्रीम के साथ वो लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका कल्चर अलग है। ठीक है, सेकंड ये है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा और होना मतलब वो लोग चाहते भी नहीं है कि कोई भी उनके स्टेट में, उनके कल्चर में किसी का इंटरफेरेंस हो। सिंस फ्रॉम द कॉलोनियल ट्राइब, कॉलोनियल टाइम से ही क्या है कि जब गवर्नमेंट ने या कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे डिनोटेड दैट द फॉरेस्ट आर द पार्ट ऑफ स्टेट, तब से ही उनका प्रॉब्लम स्टार्ट है, दे वी आर सफरिंग। ठीक है, तो उनको एक्सप्लॉइट होना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम पे ही, ठीक है, for the construction of नर्मदा डैम, तो नर्मदा डैम कंस्ट्रक्शन के लिए ही about 300 विलेजेस को डिप्लेस कर दिया गया और वहाँ उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेंटर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट और भी बढ़ता गया। ठीक है, और नेक्स्ट है उनको ये लगता है कि वाइडर कम्युनिटी के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, दे वी आर फीलिंग इनसिक्योर। ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं, आउटसाइडर दिखूस आते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने ही जगह पे आके, बाहर से अपने जगह पे आके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है यानी कि हमारे शेड्यूल ट्राइब जो है फेस करते हैं। बिसाइड दिस सोशल ग्रुप आर द सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स में आते हैं। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर लिविंग इन द डेंस ऑफ फॉरेस्ट या फॉर अवे फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन, और अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से जो है ये जो सोशल ग्रुप है ये एक्सक्लूड होते हैं। अब इनको जो है इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविजन, रिजर्वेशन एंड लॉज बनाए हैं। अब रिजर्वेशन एंड लॉज में ये है कि हमने लॉ बनाए हैं, पॉलिसीज है, अमेंडमेंट्स बनाए हैं, वेलफेयर प्रोविजंस बनाए हैं, जो कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके सोशल स्टेटस को, उनके सोशल बैकग्राउंड को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग प्रोविजन बनाए। अब प्रोविजन में फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन फॉर द SC, ST and OBC। अब SC के लिए 15% रिजर्वेशन
एंड एसटी के लिए 7.5 रिजर्वेशन एंड ओबीसी 27% ऑफ रिजर्वेशन इंक्लूडिंग वुमेन। अब देखिए इन सोशल ग्रुप में जो भी सीट रिजर्व करके रखा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, तो ये जो है इनके लिए ही सीट रिजर्व होगा और इसमें कोई भी सोशल ग्रुप जो है इसमें इस रिजर्व सीट पे नहीं आ सकते हैं। तो सेकेंड प्रोविजन ये है कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ये भी, ठीक है, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो है सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल कस्टम, सोशल सिस्टम में प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको खत्म करने के लिए जो इनइक्वालिटी है ये कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसमें किसी के साथ भी सोशल एक्सक्लूजन नहीं कर सकते हैं, किसी को हम इनइक्वालिटी प्रैक्टिस यानी कि मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 भी अनटचेबिलिटी यानी कि दलित्स के लिए ये प्रोविजन रखते हैं कि जो भी दलित लोग हैं उनके लिए जितने भी उनके साथ माल प्रैक्टिसेस होते हैं इनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17 लाया है। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी या दलित में इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्दर चैप्टर दैट इज pattern of social inequality and exclusion, chapter number 5, and our today's subtopic is to be covered is Commission for Other Backward Classes, Women's Struggle for Equality and Rights, Social Reformer of 19th century. Okay, तो जैसे कि बच्चों आप लोगों ने आपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि ओबीसी कौन है, कौन से कैटेगरी के लोग जो है सोशल ग्रुप के लोग जो है ओबीसी में आते हैं। अब इसमें मैंने आप लोगों ने पढ़ा था कि अनटचेबल जो हमारे कास्ट होते हैं और आदिवासी के बारे, आदिवासी स्ट्रगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा जो कि ओबीसी में आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोविजंस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि उनके लिए क्या क्या है, ताकि उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन सेटअप किए थे उनके बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ने आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 कमीशन सेट किया, दैट इज काका कलेकर कमीशन जो कि एक फर्स्ट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं 1953, और ये कमीशन 1953 में स्टार्ट किया, जो कि काका कलेकर खुद जो है फाउंडर ऑफ दिस कमीशन है। ठीक है, अब काका कलेकर इस कमीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमीशन सेट किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें हमारे आदिवासी आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, आदिवासी आते हैं, एससीज आते हैं और जो अनटचेबल्स आते हैं, ये उनके लिए सेट किया। ठीक है, तो इस कमीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये सर्वे करना स्टार्ट किया कि क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस हम ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लासेस क्यों कहेंगे। इसलिए काका कलेकर खुद गांव-गांव जाके उन्होंने चेक किया कि इनका और जो बाकी वाइडर कम्युनिटी का क्या डिफरेंस है कि इनको हम एक ओबीसी कहेंगे और तो बैकवर्ड कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने चेक करके ही जब उन्होंने सर्वे किया तब उन्होंने चेक करके देखा कि दे आर लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो और द बैकवर्ड क्लासेस है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकवर्ड में रहते थे, जिसकी वजह से क्या है, दे आर लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी। सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस ने ये देखा कि लैक ऑफ एजुकेशन या इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी वहां पे 99% जो है वहां पे इलिटरेट होते थे, जो ओबीसी होते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेट की वजह से वहां पे हेल्थ एंड हाइजीन भी कंडीशन बहुत ही पुअर थे। नेक्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस ये देखा कि उनके रीजन बिहाइंड द बैकवर्डनेस कि उनका किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट और उन्होंने इतना देखा कि जो स्टेट का रिसोर्सेस है वो ये लोग ये जो सोशल ग्रुप है ये लोग फुली यूटिलाइज नहीं करते थे, जो बाकी हमारे सोशल ग्रुप कर रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, वो रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, बट उन्होंने ये देखा कि वो सिर्फ
अपने से हायर कास्ट के लिए एज अ स्लेव्स जॉब परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस में देखा। ठीक है, सेकंड क्या है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में उन्होंने ये दिया कि रिकमेंडेशन किया कि इनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें इनके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह हमें सेटअप करनी चाहिए, जहाँ पे ट्राइबल हॉस्टल्स वगैरह, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए हॉस्टल्स वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट जो बुक सप्लाई करना, जो भी नीडी है। ठीक है, तो ये सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कर दिया। सेकंड उन्होंने ये बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो ओबीसीज है इनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन टू फॉर्म, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सेट करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने बताया कि रिजर्वेशन इनके लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे स्टेट में रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज को हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, एज अ बिजनेस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के सोशल ग्रुप के लोग हैं, ये भी कोई भी बिजनेस इंडस्ट्रीज सेट कर सकते हैं ताकि उनके सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। रिकमेंडेशंस में उन्होंने बताया था कि कैसे हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं। एजुकेशन एज अ टूल उन्होंने बताया कि इनके सोशल ग्रुप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन के बाद जो है उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेट होने चाहिए इनके अपने ग्रुप के, जो कि रिप्रेजेंट अपने ही सोशल ग्रुप के प्रॉब्लम को कॉन्स्टिट्यूशंस में रिप्रेजेंट कर सके। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशंस में बताया। नेक्स्ट जो है मंडल कमीशन बीपी मंडल ने सेट किए थे 1970-1980 में। अब इनका भी सेम कमीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने देखा कि क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस क्या है, सेकंड उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। अब इस कमीशन और कका कमीशन में डिफरेंस यही है कि इन कमीशंस में फिर से इसको रिवाइज किया और जो प्रॉमिसेस कलेक्टर कमीशन के दौरान नहीं हुए थे, इनको कंप्लीट करने के लिए बीपी मंडल ने ये कमीशन सेट किया। तो इस कमीशन में भी सेम वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्डनेस देखा, सेकंड क्या है कि इनके लिए रिकमेंडेशन दिया कि क्या क्या होना चाहिए, इनको फैसिलिटीज क्या क्या मिलने चाहिए ताकि इनके सोशल ग्रुप को हम बाकी वाइडर कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करें, इनको सोशल एक्सक्लूड होने से हम बचा सके। ठीक है, तो ये आपका 2 कमीशन हो गया। नेक्स्ट पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। हाँ, आजकल जैसे कि हमने डिस्कस किए थे कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो है ओबीसी के लिए एस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दलित पैंथर्स है, दलित संघर्ष समिति है, ठीक है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सारे आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है किनका, ओबीसी के लिए, ताकि इनकी ही जो सोशल प्रॉब्लम है, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया। ठीक है, अब पॉलिटिक्स ओबीसी में पॉलिटिक्स ये है, कोई गेम प्ले करते हैं, जैसे कि क्या है कि लीडर्स लोग जब इलेक्शंस होते हैं, जो भी इनइक्वालिटी होते हैं, उनको एक एज अ टूल, कास्ट एज अ टूल वो लोग यूज करते हैं, किसके लिए, वोट गेन करने के लिए, वोट लेने के लिए। तो ये सारा होता है, कई बार उनका प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड राइट। अब वुमेन्स, जैसे कि वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्ची सोसाइटी, आप लोग जानते हो कि हम लोग एक पेट्रियार्ची सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकली वुमेन्स आर वीकर देन मेन, हर कोई जानते हैं, बट सोशली एंड इकोनॉमिकली दे आर नॉट वीक। बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक पेट्रियार्ची सोसाइटी की वजह से क्या है कि पूरा सिस्टम कि मेल मेंबर के हाथ पे होते हैं और पूरा सिस्टम वही चलाते हैं, एक सोसाइटी को वही रन करते हैं। हाँ, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे इनइक्वालिटी, इनजस्टिस वगैरह वुमेन के साथ प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो
इस प्रैक्टिसेस को, जैसे कि वुमेन्स को एक्सक्लूड करना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सक्लूड करना, उनको ह्यूमिलेट करना, उनके ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रैक्टिसेस होना, ठीक है, तो ये आम बात होते हैं ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ये बहुत आम बात होते थे और ये प्रैक्टिसेस होते थे और लड़कियां भी सहते भी थे जस्ट बिकॉज उनके मन में वही आइडियोलॉजी होते थे कि स्टार्टिंग से ही उन पे ब्रेन में यही डालते थे कि आप लड़की हो, स्टेरियोटाइप वगैरह प्रैक्टिसेस होते थे, इवन प्रीजुडिशियस वगैरह भी प्रैक्टिसेस होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लोग इंफीरियर है और बॉयज जो है सुपीरियर है, इसलिए हमें बॉयज का ही सारा कुछ जो भी वही बोलेंगे उनको मानने पड़ेंगे। तो ये सारे इनइक्वालिटी है, तो क्या है, इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है, उनको इकोनॉमिकली भी उनको जो भी प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रॉपर्टी डिविजन है, उनसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, इनके साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ स्लेव वुमेन को भी यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए वुमेन सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ये स्टार्ट किया, किसके लिए, एक वुमेन के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस organization is for the upliftment of women. अब नंबर 1, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज स्टार्ट किए थे 19th सेंचुरी में। अब इनका एम ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनइक्वालिटी वुमेन्स के साथ प्रैक्टिसेस होते हैं उनको खत्म करने के लिए, जैसे कि इवल प्रैक्टिसेस में आते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा नंबर 1, सेकंड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज नंबर 2, नंबर 3 फीमेल इन्फेंटिसाइड, नंबर 4 फीमेल फोर्टिसाइड। तो ये सारे जो है इवल प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉरी सिस्टम, ठीक है, तो अब इनको खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया जहाँ पे क्या है, मासेस में लोगों को एजुकेट किया और कॉर्नर्स, कंट्री के, हमारे कंट्री के कॉर्नर जाके वो लोगों को एजुकेट करने लगी कि, और उन्होंने लोगों को वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज में आते हैं। राजा राम, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेट किए थे ब्रह्म समाज, किसके लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। सेकंड है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती भी एक मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर्स में आते हैं जिन्होंने आर्य समाज फॉर्म किए थे। अब इसमें क्या है, जो भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस होते हैं हिंदू कम्युनिटी में उनके खिलाफ उन्होंने बताया, और इनको जो भी खराब प्रैक्टिसेस हम लोग सोसाइटी में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उनको नहीं करने चाहिए, उन्होंने लोगों को मैसेज दिए थे। नेक्स्ट है ज्योतिबा बाई फुले। ज्योतिबा फुले, ठीक है, इन्होंने भी क्या है कि सत्यशोधक समाज, फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, जो कि ट्रूथ सीकर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है, ये खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित वुमेन को एजुकेट करने में लगा दिए, ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने दलित्स के लिए, दलित वुमेन के लिए कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह सेटअप किया। ओके, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर में आते हैं जिन्होंने जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं मुस्लिम वुमेन्स पे उनके अगेंस्ट बताया। ही वाज अगेंस्ट द बर्दर सिस्टम प्रैक्टिस इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो और मुस्लिम वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए प्रोत्साहित किया कि लोगों को मासेस में मैसेजेस दिए, उन्होंने एजुकेट किया कि एजुकेशन होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम वुमेन्स के लिए होने चाहिए, और इन्होंने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया जो कि है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर में आते हैं जिन्होंने लोगों को मासेस किया, लोगों को एजुकेट किया, जो भी इविल प्रैक्टिसेस हम लोग सोसाइटी में फॉलो करते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, एक इविल्स बताया और इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को। कॉर्नर कंट्री के कॉर्नर जाके इन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि जो भी डॉरी सिस्टम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक इवल प्रैक्टिस है। सती प्रथा भी इवल प्रैक्टिस है। और इन्होंने जो भी विडो का, जैसे कि हिंदू सोशल सिस्टम में ये होता है कि सोसाइटी में जब भी कोई विडो हो जाता है तब क्या है कि वुमेन दोबारा से शादी नहीं कर सकते, तो इन्होंने अगेंस्ट बताया जो विडो प्रैक्टिसेस होते हैं और विडो रीमैरिज के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।
ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स। अब इसमें आते हैं ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखा जिसमें स्त्री पुरुष तुलना 1982 में जो भी माल प्रैक्टिसेस होते हैं सोसाइटी में, लोग जो है किस नजरिया से लोगों का परसेप्शन क्या होता है, लोग किस नजरिया से सोसाइटी में वुमेन्स को देखते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखे थे 1982। जिसकी वजह से क्या है कि इनइक्वालिटी के बारे में लिखा, एक्सक्लूजन भी लिखा, और एक्सप्लॉयटेशन भी जितना वुमेन सहते हैं उसके बारे में लिखा, और लोगों को इनकी स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिले। सेकंड है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। तो ये भी क्या है, एक मुस्लिम वुमेन रिफॉर्मर्स में आते हैं जिन्होंने वुमेन्स को एक वुमेन्स लिबर्टी के लिए बताया कि वुमेन्स में जो भी इनइक्वालिटी होते हैं, इनजस्टिस प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको इविल प्रैक्टिसेस बताया, जो भी पर्दा सिस्टम इनके सोसाइटी में प्रैक्टिसेस होते हैं, एक खराब प्रैक्टिसेस बताया, और इन्होंने अपनी पूरी जो है लाइफ में वुमेन्स को एजुकेट करने में लगा दिया। ठीक है, जो इसलिए ये दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स में आते हैं जिन्होंने वुमेन्स के लिए एक अलग से सोशल स्टेटस, वुमेन के माइंड, लोगों के माइंडसेट को, लोगों की आइडियोलॉजी को चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर द वुमेन पोजीशन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर वुमेन, प्रोविजन ऑफ वुमेन के लिए उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग एसोसिएशन वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुए थे। स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इतना नहीं थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वगैरह फॉर्म हुए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, जहाँ पे क्या है कि वुमेन अपने साथ भी जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, चाहे गांव में हो रहा है, चाहे शहर के वुमेन के साथ हो रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के में वो पूरा सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे कि क्या है कि वुमेन इंडिया एसोसिएशन फर्स्ट जो है 1917 में फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। तो उसके बाद ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन, ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, तो अंजुमन इमामिया वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस आप लोगों ने देखा होगा हमारे सोसाइटी में, अभी भी मेरे अपने सोसाइटी में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इनका बहुत रोल होता है कि जो भी सोसाइटी में वुमेन्स के साथ इनइक्वालिटी या इनजस्टिस प्रैक्टिसेस होते हैं उसको वो लोग सॉल्व करते हैं, और वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, जैसे कि उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, उनको एजुकेट करने में, मासेस में लोगों को एजुकेट करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर डिसेबल।